हो गया। परिवेश में जो ऐसी समाज है, बहुजन समाज की जो स्थिति है राजनीतिक, एजुकेशन में और जातिवाद, क्या आपको लगता है क्या स्थिति उनकी है अभी? देखिए, जिस तरह से सरकारें चाहती हैं, सरकार तो चाहती है कि इन लोगों की स्थिति ना ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन फिर भी कदम कदम पर द्रोणाचार्यों को पार करते हुए, झेलते हुए बहुजन समाज के लोग आगे आ रहे हैं। आज जो प्रोग्राम है इसमें भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील भी हैं। तो ये एजुकेशन में अगर आगे आए हैं तो इसके भी पीछे हर एक व्यक्ति के जीवन की एक अलग कहानी है। उसने कहीं ना कहीं जातिवाद भी सहा है, उसने कहीं ना कहीं देश के अंदर राजनीति का जो शिकार भी हुआ है। आज जितने भी विश्वविद्यालय, जितने प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ भी राजनीतिक रूप से जातिवाद का शिकार वो लोग वहाँ होते हैं। तो जिस भी लेवल पर आप कहें, अगर हम बाबा साहेब को ही कोटेशन लें तो बाबा साहेब खुद कहे कि गांव जो हैं जातिवाद के अड्डे हैं। आप यहाँ गांव छोड़िए, शहर पहुँचिए, शहर छोड़िए, विदेश पहुँचिए। तो जो लोग आज शहरों तक आए हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ झेला है और वहाँ से यहाँ आए, लेकिन यहाँ भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर हम बात करें, लोग यहाँ से शिक्षित होकर विदेश जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारी हमने पीछे स्टोरियाँ पढ़ी हैं, दलित दस्तक ने भी वो छापी हैं कि विदेश में भी लोग अपनी जाति लेकर जाते हैं। वहाँ भी जातियों के नाम पर वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ में कमरा शेयर नहीं करते हैं, वहाँ उनके साथ में जो क्लास में बैठते हैं तो वहाँ भी उनको किसी तरह से डिमोरलाइज करते हैं कि यार आप तो रिजर्वेशन से वहाँ पढ़े और अब आप यहाँ तक पहुँच गए और आपको वहाँ आरक्षण चाहिए। तो ये सब बातें, जातिवाद जड़ से लेकर के ऊपर तक, शीर्ष तक जातिवाद भारत की नस्ल में बसा है। और बात करें आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से यहाँ भारत में दलितों को, ओबीसी को कहीं भी मौके नहीं दिए गए हैं। जो भी जितना भी उन्होंने किया है अपनी मेहनत से किया है, जगह जगह चैलेंजेस झेले हैं। और बात करें तो भारत के अंदर जितना भी धन संपत्ति है, केवल 10% लोगों ने अपने जेब में, अपने पूंजी में, अपने तिजोरी में जमा की हुई है। बाकी लोग आज भी यहाँ पर मेहनत करते हैं। खेत में काम करने से लेकर के बिल्डिंग बनाने तक का, सड़क निर्माण का, यहाँ तक कि देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर भी इसी बहुजन समाज का गरीब मजदूर होता है। मंडियों में वह जाता है, उसकी मजदूरों की मंडी लगती है। लेकिन कभी भी जिन्होंने जातियाँ बनाई हैं, जिनको अगर हम अपर कास्ट नाम लें, उनकी मंडियाँ कभी नहीं आपने देखी होंगी कि वो मंडियों में खड़े हो रहे हैं और मजदूरी के लिए कन्नी बजा रहे हैं और जा रहे हैं कि आप हमें ले जाइए, हम सस्ते से सस्ते मजदूर बनने के लिए तैयार हैं। तो ये इनकी आर्थिक स्थिति है। यहाँ आर्थिक स्थिति की अगर बात करें सुधार की, तो जो उन्होंने किया है अपने दम पर किया है, थोड़ा थोड़ा किया है। और आज भी केवल 2% लोग ऐसे हैं जो नौकरियों के जरिए भारत के शहरों में आकर बसे हैं। बाकी 98% समाज, बहुजन समाज का आज भी ग्रामीण परिवेश में अपना जीवन जीता है, वही चुनौतियाँ झेलता है। जिन लोगों की अगर हम बात करें, जिनसे देश के अंदर 2 विचारधाराएँ हैं, सिर्फ खरी विचारधाराएं 2 हैं। पहली अम्बेडकरवाद, दूसरी ब्राह्मणवाद या मनुवाद, जिसको भी हम कहते हैं। इन 2 विचारधाराओं का टकराव है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग ज़मीन से लेकर कर आसमान तक का संघर्ष झेल रहे हैं और मनुवादी विचारधारा के लोग ज़मीन से लेकर के ऊपर तक का पूरा जितना भी कहते हैं स्वाद ले रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब मिस्टर गांधी स्वाद की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि नमक की लड़ाई लड़ रहे थे। वही आज भी है, वो अधिक सुविधा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा समाज आज भी भूख की, पेट की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक उनको अधिकारों के प्रति चेताया नहीं गया था। अगर हम देखें शिक्षा की ओर को, जब इसी दलित समाज के लोग पढ़ करके गाँव में सरकारी स्कूलों से आते थे, अफसर बनते थे, लेकिन आज वहाँ की जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो इतनी बेकार कर दी है। अब उन बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोल दिए। गरीब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा, आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा। और एग्जाम आप एक जैसा रखेंगे सामने, तो पास कौन होगा? वो बच्चा होगा जिसके लायक, जिसको आपने उस लायक बनाया। स्कूलों में जो मिड डे मील बढ़ता है, उसकी वजह से भी बच्चों की जो एजुकेशन है वो इफेक्ट हो रही है। क्या आपको सही मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक टाइम था कि माँ कहती थी बेटा पेन रख ले, कॉपी रख ले, किताब रख ले, बैग लगा। आज माँ कहती है गांव में कि बेटा कटोरा रख ले, चम्मच रख ले, तुझे जाकर के वहाँ हलवा खाने मिलेगा, तुझे जाकर के वहाँ दलिया खाने मिलेगा। तो जो एजुकेशन की तरफ उनका फोकस था वो डाइवर्ट कर दिया गया है। बच्चा भी वहाँ जाता है, पूरा टाइम ये ध्यान रखता है कि कब खाने का टाइम होगा और मैं खा करके जल्दी निकलूँगा। तो अगर खाने से ही बच्चे ऑफिसर बनते या देश के मुख्य धारा में जुड़ते, तो आप
जाइए अब से 20 साल पुरानी एजुकेशन पर, उन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़ करके जनरल कास्ट का भी और एससी और ओबीसी तीनों पढ़कर आते थे। माइनॉरिटी का बच्चा ही वहाँ से पढ़ के आता था और तीनों एग्जाम पास करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप वहाँ की क्वालिटी इतनी गिरा दी है कि उन स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं, अगर वो अच्छी एजुकेशन मिल रही है, वहाँ उन टीचरों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो खुद टीचर अपने बच्चों को उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाता, जबकि फ्री है और खाना भी मिलता है। ये दोनों ही बातें अगर इतनी अच्छी हैं, तो फिर ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये देश के नेता हैं, परिणेता हैं, देश के अंदर जितने भी शिक्षित लोग हैं जो शहरों में, सरकारी स्कूल तो शहरों में भी हैं, गाँव में भी हैं, क्यों नहीं भेजते हैं? नहीं भेजेंगे, क्यों? उन्हें पता है कि वहाँ कोई भविष्य नहीं है। तो भविष्य बर्बाद करने के लिए उन लोगों को ये दे दिया गया है और वो सोच रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन है, यहाँ तो नीतियाँ गलत बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं, लागू करी जाती हैं और गांव तक पहुँच भी नहीं पाती हैं, और उनको पता भी नहीं चल पाता कि कितने बड़े राइट्स को उनके खाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि हमारे जो बहुजन युवा है केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, यानी नौकर बनना चाहता है। देखिए, इसके पीछे भी कारण है। आप देखेंगे कि इनकी जो मूल जड़ है वो बिल्कुल खाली है। इनको विरासत में गड्ढे मिले हैं। गड्ढे का मतलब ये है कि इनको बैकअप कुछ नहीं है इनके पास। अगर ये बिजनेस करने जाते हैं तो छोटा भी अगर करेंगे तो उनके अंदर एक तो हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस किया नहीं पहले से, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो टूट जाए बिजनेस तो उन्हें उसको दोबारा खड़े करने के लिए उनके पास कोई बैकअप नहीं होता, कोई फीडबैक देने वाला नहीं होता कि भी ठीक है आप करिए। इस वजह से वो बिजनेस की ओर कम बढ़ते हैं, नौकरियों की ओर चले जाते हैं, जिसके लिए वो 40 साल मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन 4 साल 5 साल एक बिजनेस पर टिके रहने के लिए तैयार नहीं है। कारण यही है कि उनको बिजनेस की ओर से उनका जो जज्बा है, जो हिम्मत है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये आता है कि पीछे से कोई मुझे अगर कुछ टूट जाता है तो दोबारा से घर बेचकर भी मैं इसको खड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी ऐसे में भी डिक्की के माध्यम से देश भर के अंदर बहुत सारे बिजनेस खड़े किए जा रहे हैं। आज हर क्षेत्र में बहुजन समाज के लोग हैं, पर बात यही है कि उनको हर जगह चैलेंज झेलने पड़ते हैं, उसके बावजूद देश के अंदर खड़े हैं और विपक्ष बनकर लगे हुए हैं।